ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। संदेश टू सोल्जर्स। नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे देश के सोल्जर्स की अदम्य गाथा को कहते इस प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे सोल्जर्स हर पल मुस्तैद रहते हैं, दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन। तपता जलता रेगिस्तान हो या फिर बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां, दलदल हो या फिर मुश्किल रास्तों के बीच में से गुजरना हो, घने जंगलों को चीरते हुए आगे बढ़ना हो या फिर जनमानस के बीच भरोसा जगाना हो, हर चुनौती का सामना करते हुए देश की रक्षा की जिम्मेदारी को निभाती हमारी सेना जो करती है वो हम सभी के कल्पनाओं से बहुत परे है। दुश्मन का सामना, विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों में रह पाना और जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना, ये वही कर सकते हैं जिनके अंदर देश प्रेम है, राष्ट्र सेवा का जज्बा भरा हुआ है। और ऐसे ही होते हैं हमारे सोल्जर्स, दुश्मनों के लिए एकदम सख्त और अपने देश के लिए प्यार से भरे हुए एकदम नर्म। और हमारी कोशिश रहती है कि इन सोल्जर्स की वीर गाथाओं को आप तक पहुंचाया जाता रहे, कभी हमारी जबानी, कभी उनकी जबानी। और आज एक बार फिर हमारी खुशकिस्मती है कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही सोल्जर जिनका 36 साल से भी ज्यादा का देश सेवा का इतिहास है, लेगेसी है इनके साथ, और इन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा देश की सेवा में लगाया है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से जुड़कर भारतीय सीमा सुरक्षा बल की जब हम बात करते हैं तो जीवन पर्यंत कर्तव्य, अपने इस आदर्श वाक्य को चरितार्थ करती है हमारी भारतीय सीमा सुरक्षा बल। विश्व का एक सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल माना जाता है और इसी से जुड़े हैं हमारे आज के मेहमान भी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान श्री श्याम बिहारी सिंह जी। आप डेप्यूटी कमांडेंट के रूप में अपनी सेवाएं बीएसएफ को दे चुके हैं और आज शामिल हुए हैं इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति और विशाल अनुभवों के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर के पास है एक बहुत बड़ा पिटारा अपने अनुभवों का, अपने साथ अब तक की जो इनके 36 साल से भी ज्यादा का अनुभव है, इसकी लेगेसी का, अलग अलग जगह की पोस्टिंग, एक्सपीरियंसेस, क्या इन्होंने सीखा, क्या ये बताना चाहते हैं, इतना कुछ है उनके पास हमें बताने के लिए। प्रोग्राम के बढ़ते बढ़ते आप ये सब कुछ जानेंगे। और आज संदेश टू सोल्जर्स में सर के साथ बातचीत में शामिल हूं मैं सोनू भट्ट। कण कण में भारत माँ और कण कण में जज्बा देश के प्रेम का, और यही है हमारे भारत के सोल्जर्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं में से एक। सर, आप एक हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, आपने अपने कार्यकाल में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं, बहुत से मिशंस किए हैं, ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा, लिसनर्स आपके बारे में जानते चले जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में आप आए हैं तो बातचीत आपके जीवन के बारे में हम ज्यादा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आपके बचपन से कि बचपन में कैसा रहा। सबसे पहले तो बचपन कैसा रहा और सेना में जाना आप जाएंगे ये आपने कब डिसाइड किया, और वो कौन सी ऐसी बात रही, वो कौन सा ऐसा वाकया रहा जिसने एक बच्चे के कोमल से मन को भारतीय सेना की तरफ मोड़ दिया? सोनू जी, मैं आपको बताऊं कि मैं एक ग्रामीण बैकग्राउंड से हूं जी, बिहार राज्य का रहने वाला हूं, और गांव के स्कूल से मेरी पढ़ाई शुरू होती है जी। प्राथमिक पढ़ाई अपने गांव के स्कूल में, माध्यमिक की पढ़ाई बगल वाले गांव के स्कूल में जी, और उन दिनों हायर सेकेंडरी हुआ करता था, तो वो पढ़ाई पास के शहर के छोटे कस्बे के स्कूल से किया था जी। वहां से मैंने प्रथम श्रेणी में मैट्रिकुलेशन पास किया, और उसके बाद में जो मेरा जिला मुख्यालय में आरा में जी हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, बहुत
प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ से मैंने स्नातक किया जी। उन दिनों इंटरमीडिएट और स्नातक 2 अलग अलग कक्षाएं होती थी, उन दोनों में ही मेरा प्रथम श्रेणी रहा। और वहाँ से उन्हीं दिनों की बात है, सीमा सुरक्षा बल में भर्ती होने के लिए विज्ञापन आया था जी। अखबार ज्यादा उन दिनों चलते थे तो हम पढ़ते भी थे, अखबार के तो चट्टू थे ही, अखबार ही हमारा मेन माध्यम था नॉलेज हासिल करने का। तो बाकी साथियों के साथ मैंने भी अप्लाई किया बीएसएफ में और टू माय गुड लक वो मेरा मैं क्वालिफाई कर गया उसके लिए। और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए हम लोग गए। हमारा एकेडमी है, बीएसएफ ऑफिसर्स एकेडमी है जी। सीमा सुरक्षा बल टकनपुर ग्वालियर में। वहाँ हमारी 1 साल की ट्रेनिंग हुई और फिर उसके बाद में डिप्लॉयमेंट, पहली डिप्लॉयमेंट मेरी जो है वो हुई त्रिपुरा में जी। त्रिपुरा में डिप्लॉयमेंट हुई, क्योंकि जो ट्रेनिंग के बाद 5, 4, 6 के बैचेज में अलग अलग फ्रंटियर्स में, हमारे फ्रंटियर बटे होते हैं जी। तो फ्रंटियर्स में वो भेज दिए जाते हैं। फिर वहां से आगे फ्रंटियर की जिम्मेवारी होती है उनको बटालियंस में डिप्लॉय करना। तो जैसे वैकेंसी होती है उसके मुताबिक तो मुझे त्रिपुरा में पहला पोस्टिंग मिला था जी। तो ट्रेनिंग का दौर कैसा रहा सर? ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए और कितनी हार्ड रही, और उससे जुड़ा हुआ कोई किस्सा अगर आपको याद है, ध्यान है, आप चाहते हैं कि सब तक पहुंचे वो। इसमें कोई संदेह नहीं कि ट्रेनिंग हमारी बहुत रिगरस होती है और लंबी होती है। और ट्रेनिंग में कई भाग होते हैं, कई क्षेत्र होते हैं ट्रेनिंग के सीखने के जी। और जब ट्रेनिंग के बाद एक सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी बाहर निकलता है तो आप समझिए कि वो हरफन मौला हो जाता है। उसको तमाम चीजों की सिखलाई हो जाती है, गुटखबारी से लेकर के हथियार चलाने से लेकर के टैक्टिक्स की सिखलाई, फिजिकल ट्रेनिंग की सिखलाई, परेड की सिखलाई, और भी बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। बहुत बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जाता है। तो इस तरीके से वो उनको ठोक बजा के इस तरीके से बना दिया जाता है कि फिर वो सीमा, जो भारत की सीमा है, बहुत दुरूह जगह है जी, बहुत कठिनाई वाली जगह है। वहां पर जाकर के भी वो कोई उसको घबराहट ना हो या किसी प्रकार की कोई सिकनेस ना हो, वो चीज यही निकाल दी जाती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे 12 महीने के ट्रेनिंग पीरियड में मैंने प्रथम स्थान हासिल किया था। क्या बात जैसे है। स्कूल हाँ, कॉलेज में स्कूल कॉलेज में था, इसी तरीके से ट्रेनिंग में भी मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया और बहुत अच्छी तरीके से वहां से ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद में हम लोग गए, वो एक जीवन का बहुत ही अलग ही लेवल का चीज थी। स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े और हमारे गुरुजन थे, उन्होंने हमें सिखाया, अच्छे तरह सिखाया। लेकिन जो शिक्षा हमें वहां मिली, जो हमारे गुरुजी लोग थे, जो हमारे टीचर्स थे, हम लोग उनको उस्ताद कहते थे जी, तो उन्होंने जो शिक्षा दी वो आज तक चल रही है। क्या बात है सर। अच्छा सर, आपसे बातचीत करते करते ना मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, खासतौर पर अपने सेना के जवानों की, तो क्योंकि एज ए सिविलियन हम लोगों ने, अब हम जाकर तो उसे नहीं देख सकते, हमने वही देखा है जो हमें टेलीविजन पर अलग अलग माध्यमों से दिखाया गया, चाहे वो किसी नाटक में या किसी हमने फिल्म में देखा कि इस तरह से बहुत ही कठिनाई वाली और बहुत ज्यादा सख्त ट्रेनिंग होती है। मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो जितना वो दिखा पाते हैं उतनी होती है या उससे भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप उसका हिस्सा रहे हैं? उससे बहुत और ज्यादा कठिन होती है जी। कठिन इन सेंस कि अगर एक इंडिविजुअल से कोई गलती हो गई जी, तो वहां इंडिविजुअल पनिशमेंट नहीं मिलता, बिल्कुल, वहां मास पनिशमेंट मिलता है। और उस मास पनिशमेंट में जब हम लोग पनिशमेंट खा रहे होते थे जी, उन दिनों थोड़ा ऐसे लगता था कि मैंने तो कोई गलती की नहीं, तो मुझे क्यों पनिशमेंट। लेकिन बाद में समझ में आया ये एकता के लिए है, बिल्कुल, यूनिटी के लिए बहुत जरूरी। हाँ, जो कुछ करोगे वो सब तुम सबका होगा जी, सामूहिक हिस्सेदारी होगी, पनिशमेंट में भी, रिवार्ड में भी, जीत में भी और हार में भी। जी बिल्कुल। और उसके बाद जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई, आप त्रिपुरा की तरफ आए, तो आपके बैच के और कितने लोग आपके साथ रहे जो ट्रेनिंग में थे, और कैसे सफर शुरू हुआ? आप अलग हुए बैच से या फिर कुछ बैच के सदस्य साथ लेके आप लोग त्रिपुरा की तरफ गए? जैसा कि मैंने बताया कि 4-4, 5-5 हमारा ग्रुप छोटा था। हाँ जी। अभी तक का अभी बीएसएफ के 1965 से शुरू हुई जी, बीएसएफ 1 दिसंबर 1965, उस टाइम से लेकर अभी तक का सबसे छोटा ग्रुप था। तो कम लोग थे, तो 4-4 की टोलियों में अलग अलग फ्रंटियर्स में, कुछ लोग पंजाब गए, कुछ कश्मीर गए जी, जम्मू कश्मीर गए, कुछ लोग बंगाल गए, कुछ लोग त्रिपुरा गए और कुछ राजस्थान गए जी।
तो मेरा जो नंबर पड़ा वो त्रिपुरा का पड़ा जी। और ये बंटवारा कुछ इस तरीके से हुआ था कि अगर जिस क्षेत्र का रहने वाला एक आदमी है, कुदरती वहीं का है, तो उसको उस इलाके में डाल दिया जाए ताकि भाषा, बोली और रहन सहन, खान पीन में कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। ये ध्यान रखा उन्होंने उस टाइम के दौरान जी। जब बड़े बड़े बैच होते हैं तो फिर टोलियां बढ़ जाती हैं, तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैकेंसी निकलती हैं और उसी के मुताबिक लोग जाते हैं, फिर आगे यूनिट में बढ़ जाते हैं जी। जो बटालियन होती है उसमें उनकी पोस्टिंग हो जाती है। कितने साल के रहे होंगे सर आप उस समय पहली पोस्टिंग के दौरान? कौन से साल की बात है ये? वैसे तो हमारा कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता कि आप एक बटालियन में कितना दिन रहेंगे जी। लेकिन नॉर्मली 4 साल मान के चलिए, 4 से 5 साल तक एक जगह पर एक बटालियन, एक फ्रंटियर में 5 साल तक रह सकती है। तो एक क्षेत्र में, कहने का मतलब है जैसे आपके लिए समझने के लिए है कि एक क्षेत्र में आप 5 साल तक रह सकते हैं जी जी। उसके बाद में वो बटालियन दूसरे फ्रंटियर में और दूसरी फ्रंटियर से कोई दूसरी बटालियन वहां पर आके, ताकि सबको सब जगह रहने का मौका मिले, अनुभव मिले। बिल्कुल, अनुभव अल्टीमेटली एक परफेक्ट आदमी बनाना होता है, मैच्योर आदमी बनाना होता है, और यह तभी संभव है जब वो हर क्षेत्र में, हर जलवायु में, हर प्रकार के वातावरण में नौकरी करे, ताकि जैसे जैसे उसके जिम्मेवारी बढ़ती जाए वो इस चीज जिम्मेवारी को अच्छे से समझे। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। और इसी तरह आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग है वो त्रिपुरा में हुई। अब आपसे जब बातचीत हो रही थी, आपने फर्स्ट पेट्रोलिंग का एक किस्सा मुझे सुनाया था और वो बहुत ही हार्ट टचिंग था, तो उसके बारे में बताइए हमारे लिसनर्स को भी। ये बात है 1995 की जी। 1995 साल में मेरी पोस्टिंग एक ऐसी यूनिट में हुई, 162 बटालियन बीएसएफ में जी। जो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा के भद्रवा तहसील में तैनात थी जी। और बटालियन को दोनों रोड के दोनों तरफ, जो भद्रवा से डोडा पुलडोडा रोड आता है उसके दोनों तरफ के इलाके में उसको तैनात किया गया था कि ताकि रोड ओपन किया जा सके, कि आतंकवादी लोग परेशान करते थे, बीच में दखलंदाजी करते थे जी। उन दिनों की बात है, मैं नया नया ही गया था, तो मुझे अच्छे से याद है कि पहली पेट्रोलिंग थी और वो एरिया फैमिलियराइजेशन पेट्रोलिंग थी, इलाके से जान पहचान करने के लिए। तो हम तकरीबन 50 लोग थे हमारी कंपनी के, मैं कंपनी कमांडर था जी। तो जा रहे थे तो देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जो अपने 50s में थे और उनकी एक बिटिया जो तकरीबन 20 साल की थी, वो दोनों लोग आ रहे थे। उनके पास जो नॉर्मली सामान लेके चलते हैं इस इलाके में, पहाड़ में जी, उससे कुछ ज्यादा सामान दिखा। तो अच्छा, वैसे भी मेरा फैमिलियराइजेशन पेट्रोलिंग थी, तो सबसे मिलता था, बातें करता था, नमस्ते प्रणाम करना, कहाँ रहने वाले हो, कैसे हो। तो मैंने उनको भी पूछ दिया ऐसे ही उत्सुकता बस कि बाबा जी नमस्ते, कहाँ चले। तो उन्होंने कहा कि नमस्ते साहब, कहाँ बताऊं, कहाँ जाऊंगा। तब मेरी उत्सुकता थोड़ी बढ़ गई। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल रहे हैं, कहाँ जाऊं। तो मैंने रोका, मैंने जवानों को बोला कि इनका सामान नहीं उतार दो। बैठ गए, रुक गए हम। मैंने कहा कि बाबा बताओ क्या बात है, ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि साहब बड़ा स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ डर लगता है, जवान लड़की है, इसको लेके मैं अकेला हूँ घर में, तो कैसे इसको बचाऊंगा, इसकी इज्जत बचाऊंगा। तो मेरे लिए तो प्रश्न खड़ा हो गया। मैंने कहा कि बाबा कहाँ जाओगे, कहीं भी कोई जगह नहीं मिलेगी। ये आपकी मातृभूमि जो है, आपका अपना घर है, अपना गांव है, यही आपको जगह देगा। यहीं से सीधे जाना है आपने परलोक, और कहीं जगह नहीं बाबा। चलो लौटते हैं, गांव चलते हैं। जवानों को बोला कि इनका सामान ले लो। उनके गांव गए। गांव वालों ने भी समझाया कि नहीं साहब ठीक बोल रहे हैं, कहाँ जाना है, मत जाओ, मत छोड़ो। मैंने कहा बाबा हमें थोड़ा समय दो, समय को थोड़ा समय दो। सही में हम ये तो नहीं कह सकते कि हम आपकी तमाम तकलीफें दूर कर देंगे, एकदम से मंत्र हमारे पास कुछ है, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे। और यहाँ तक कोशिश करेंगे बाबा, आपको वचन देता हूँ कि हम जान दे के भी कोशिश करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे जी। तो बाबा ने कहा कि, फिर गांव वालों ने भी कहा कि देखो जब साहब ऐसा कह रहे हैं, रुको भाई, कहाँ जाएंगे, देखते हैं, अभी तो नए आए हैं लोग। और समझिए सोनू जी की 1 साल का अंतराल बीता और वो बाबा और उनकी बिटिया दोनों एक बोतल में शहद लेके मेरे पास आए। क्या बात है। और मिलने आए और उन्होंने कहा कि सर उस वक्त जो आपने कहा था, कैसे उसको पूरा करके दिखाया। इलाका बिल्कुल शांत हो गया, हम सब पहले की तरह रहने शुरू हो गए, हमारा विश्वास लौट गया। मैं कहा बाबा ये आप लोगों के सहयोग से हुआ, आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया, हम लोगों ने भी आपका साथ दिया। और हमें तो हर हालत में पब्लिक का विश्वास चाहिए। सीमा सुरक्षा बल को हर हालत में एट एनी कॉस्ट पब्लिक हमारे साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही। तभी बीएसएफ कुछ काम कर पाएगी। और पब्लिक को साथ लेके हमने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं सोनू जी, जो अविश्वसनीय है जी। हाँ, क्या उस इलाके की बात बताता हूँ कि वहाँ
जो आतंकवादी थे वो तो सब सफाया हो ही गया उनका। उसके अलावा जो वहाँ की परंपराएं थी, पूजा पद्धति थी, और जो उनकी सीजन में, खेती के सीजन में जो लोग करते थे पर्व त्योहार, वो सब जब शुरू हो गया फिर दोबारा, तब मैंने समझा कि अब यहाँ वास्तव में नॉर्मलसी लौट गई है। जी, क्या बात है सर। तो लोगों में विश्वास जगाना भी सीमा सुरक्षा बल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, उनको सुरक्षा देते हुए उनके अंदर ये विश्वास पैदा करना कि वो अपनी जगह को ना छोड़े, वहां रहें, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए जो हमारे सीमा प्रहरी हैं वो वहां पर मौजूद हैं। सुनते रहिए आप संदेश टू सोल्जर्स। इसी तरह से हम सर से और भी बातें करते रहेंगे आज इस खास प्रोग्राम में। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि वो अपने प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते हैं, और यही खासियत है हमारी सेनाओं की। और उन्हीं का एक हिस्सा, एक अटूट हिस्सा हमारे साथ है श्री श्याम बिहारी सिंह जी। आप फॉर्मर डिप्टी कमांडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, और आपने एक लंबे समय तक वहां पर अपनी सेवाएं दी हैं, और इतना विशाल अनुभव जो है वो इनके साथ जुड़ा हुआ है, और जो हमारे साथ आज बांट रहे हैं, हमारा सौभाग्य है सर ये। और सर जो अभी रेडियो पे हमें सुन रहे हैं उन्हें मैं बताऊं, इनकी छवि एक बहुत ही हंसमुख चेहरे वाली है, और सर बहुत ही प्यार से और बहुत आराम से, शांति के साथ सब चीजें बताते हैं, अपने से जुड़ी हुई सारी बातें बताते हैं। और शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन इनकी जो बातें हैं, इनके पास जो किस्से हैं, जो अनुभव है ना, वो नहीं खत्म होंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सेनाओं से जुड़े हुए हमारे जितने भी आसपास लोग हैं, उनके साथ बैठे, उनसे बात करें, क्योंकि उनसे जीवन का जो अनुभव सीखने को मिलेगा ना, वो शायद हमें आमतौर पर सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना सर? जी, बिल्कुल। तो मुश्किलों में रहते हुए भी इतना मुस्कुरा सकते हैं, तो हम भी मुस्कुरा सकते हैं। हम क्यों अपनी परेशानियों को अपने सर पे सवार कर ले, ये हमें अपने सोल्जर्स से सीखना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और एज ए लेमैन, एक आम इंसान की तरह मैंने सर से एक बात पूछी कि इंडियन आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी एक दूसरे से अलग हैं। हालांकि सुरक्षा में देश की एक ही जैसी भूमिका निभाती हैं, दोनों का मकसद एक ही है कि हमारे देश की सुरक्षा करना, लेकिन दोनों की भूमिका अलग अलग है सर, दोनों के तरीके अलग अलग हैं। तो आप पहले तो हमें ये बताइए कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, क्या क्या जो टास्क है वो बीएसएफ को सौंपे जाते हैं, इंडियन आर्मी के क्या रोल्स हैं, और फिर कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे ये बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ आ जाती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा सोनू जी कि आमतौर पर हमारे देशवासी समझते हैं कि सीमा सुरक्षा बल भी आर्मी है। जी बिल्कुल, ये चीज स्पष्ट होनी जरूरी है। हाँ, होनी जरूरी है। लोगों को जानकारी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही उनका भला होगा, फायदा होगा। सीमा सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है जी, और आर्मी सेना जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करती है। पहला तो फर्क ये है जी। सीमा सुरक्षा बल के लिए संसद ने 5 भूमिकाएं निर्धारित की हैं जी। उनमें सबसे पहली भूमिका जो है वो है कि सीमा सुरक्षा बल इस भूमिका में रहेगी कि सीमा के आसपास रहने वाले लोगों के दिलों में विश्वास की भावना पैदा करना जी। ये पहला हमारी पहली भूमिका बिल्कुल। है। इस प्रकार से सीमा सुरक्षा बल एक या एकाधिक भूमिकाओं में काम कर सकती है। हमारी जो चौथी भूमिका है वो है कि युद्ध के दौरान, कंडीशन किसकी हो? युद्ध की जी। युद्ध के दौरान हम सेना के साथ कंधा में कंधा मिलाकर काम करते हैं। बिल्कुल। इस भूमिका को पूरा करने के लिए हमारे कुछ टास्क हैं जो अलग से सीमा सुरक्षा बल को दिए गए हैं जी। तो इस प्रकार से जैसे ही युद्ध का माहौल देश में बनेगा, सीमा सुरक्षा बल इक्वल आर्मी के बराबर जाकर खड़ी हो जाएगी। हमारी जो सीमा चौकियां हैं उनके साथ में आर्मी का तालमेल बन जाता है जी। बिल्कुल। हाँ, ये पहले से ही सब प्रीफिक्स होता है। तो आप ये कह सकते हो कि सीमा सुरक्षा बल शांति काल में सीमा पर तैनात रहती है जी। युद्ध का वातावरण बनते ही सीमा सुरक्षा बल और आर्मी एक साथ मिलकर काम करते हैं जी। एक और चीज बता दूं कि युद्ध के दौरान जो शत्रु के पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो हमारे इक्विवेलेंट हैं उनके साथ में युद्ध सीमा सुरक्षा बल ही करता है। उसी की जिम्मेवारी है, वो सेना नहीं करती, वो सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेवारी है। इस प्रकार आप मोटे तौर पर समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि सीमा सुरक्षा बल आर्मी के सबसे नजदीक रहने वाला भाई है। क्या बात है, भाई की तरह दोनों है। और जैसे कि सर आप बता रहे हैं कि जब वॉर सिचुएशंस होती हैं खास तौर पर, उसी दौरान आप लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते, तो आपके कार्यकाल में ऐसा कोई सिचुएशन बनी जब आप
बीएसएफ के अंदर रहते हुए इंडियन आर्मी के साथ मिलकर आगे बढ़े हों किसी सिचुएशन में? ये बड़ा आपने दिलचस्प सवाल पूछा। ये भी जानना देशवासियों को जरूरी है जी। सीमा सुरक्षा बल आज वर्तमान में जी। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तकरीबन 6365.39 किलोमीटर पर तैनात है जी। और उसके अलावा हमारी 15 के आसपास बटालियन, एक बटालियन में 1210 लोग होते हैं जी। तो हमारी 15 बटालियन इस वक्त आर्मी के ऑपरेशनल कमांड के अंडर में काम करती हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जी। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर एलसी पर हम आर्मी के साथ काम करते हैं जी सर। तो युद्ध तो में मुझे नहीं मौका मिला कि कोई जो कन्वेंशनल वार डिक्लेयर हुआ उसमें काम करने का जी। लेकिन आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल में काम करने का मुझे 2 बार मौका मिला जम्मू कश्मीर में जी। आर्मी के साथ एकदम जैसे आर्मी वैसे बीएसएफ, एक पोस्ट उनकी, एक पोस्ट हमारी, एक पोस्ट उनकी, एक पोस्ट हमारी, इस तरीके से काम करने का बहुत क्लोज साथ में काम करने का मौका मिला। ऑपरेशनल कमांड उस हालत में आर्मी का रहता है जी। तो हम इक्वल आर्मी बन जाते हैं, उस टाइम आर्मी की तरह ही रहते हैं, सब कुछ हमारा काम आर्मी की तरह है जी। तो सर साथ में काम करने का अनुभव कैसा रहा, जल्दी अगर आप बताना चाहें? बेहद सुंदर जी, बहुत सुंदर। और वो मेरे बीएसएफ के करियर का गोल्डन डेज थे जब हमने आर्मी के साथ में काम किया। वैसे एक बार और थोड़ा समय के लिए, करीब 1 साल के लिए मुझे त्रिपुरा में भी एक डोगरा बटालियन के साथ में काम करने का मौका मिला था, वो भी ऑपरेशनल कंट्रोल आर्मी का था। तो कुल मिला के 3 बार मैं आर्मी के साथ रहा और तीनों बार के अनुभव बहुत ही बढ़िया रहे, बहुत अच्छे जी। तो सर जब हम साथ मिलकर काम करते हैं कुछ समय के लिए, चाहे लंबे समय के लिए, हम उस जगह से कुछ अच्छे दोस्त बना के निकलते हैं। तो आपके भी दोस्त होंगे इंडियन आर्मी में उस समय के बने हुए, बीएसएफ के तो है सर, वो तो मैं मान के चल रही हूँ, लेकिन उस समय जब आप लोगों ने साथ में काम किया तो वो दोस्ती आज भी बरकरार है? जी बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह से याद है। अब नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएं जी तो वहाँ एक अजीब किस्म की तकलीफ होती है, वो लीच जो जोंक बोलते हैं जिनको जी, वो जो खून चूसते हैं जी, चिपक कर। तो हम लोग पेट्रोलिंग करने के दौरान एक जगह पर थोड़े आराम कर बैठे थे, रेस्ट कर रहे थे, लंच वंच का टाइम था तो कर रहे थे। तो मैंने देखा कि एक जवान के ट्राउजर से, जो ड्रेस यूनिफॉर्म है, वहां से खून रिसाव हो रहा है, उसको नहीं पता जी। मैंने कहा अरे आपको, वो डोगरा रेजिमेंट के नहीं आई थी, उनको अभी इतना अनुभव नहीं था, हम तो थोड़े पुराने हो गए थे, तो नमक की पोटली वोटली साथ में लेके चलते थे, नमक से जोंक भाग जाता है, और ध्यान रखते थे, गले पर कोई पट्टा सा लपेट लेते थे, ये भी था। लेकिन वो नए आए थे, उनको अभी अनुभव नहीं था, तो खून देखते ही वो घबरा गया। और उसके बाद में मेरे पास नमक की पोटली थी, मैंने वो लगाई तो वो फिर जोंक हट गया। बड़ा खतरनाक जोंक होता है, क्योंकि वो टाइगर लीच बोलते थे हम उनको उन दिनों, वो पीठ पर धारी होती है, तो वो इतना खून निकाल देता और नस को इस प्रकार से खोल देता है वो वेन को कि वो खून ही बंद नहीं होता, कई दिन तक चलता रहता है। तो इस प्रकार का अनुभव हुआ। तो उसके साथ में मेरी आज भी उसके साथ में मेरी अच्छी बात है, और वो व्हाट्सएप पर मेरे साथ में हमारा इंटरेक्शन होता है। वो भी रिटायर हो गया, मैं भी रिटायर हो गया जी, लेकिन दोस्ती बरकरार है। दो रिटायर भाई हैं। बिल्कुल सर, और दोस्ती हमेशा बनी रहनी चाहिए, वो जज्बा हमेशा बने रहना चाहिए। और कहते भी तो हैं वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, तो वो जज्बा तो आपके अंदर सर देखने को मिल रहा है। और हमारे बहुत सारे लिसनर्स भी हैं जो जुड़े हैं अपने मैसेजेस के साथ, इनके मैसेजेस भी हम लेंगे। बिल्कुल, देश पे सदके, और ये जो भावना है ना, ये हमारे सोल्जर्स के भीतर तक है। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं हमारे मेहमान भी, जो कि हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। और सर हम तक कितनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा चुके हैं, इतनी जानकारी, इतने अनुभव दे चुके हैं अपने जीवन के, तो हमारे सभी सुनने वाले भी ना बहुत उत्सुक हैं इनसे और भी कुछ जानने के लिए। तो एक मैसेज हमारे पास आया है, और इन्होंने ना बहुत अच्छी बात लिखी है। एक तो इन्होंने सैल्यूट किया है आपको, हमारे देश के सभी सोल्जर्स को, साथ ही इन्होंने ये भी पूछा है कि आप बताइए कि रोजाना आप कितना समय लेते थे अपने सोल्जर्स को ब्रीफ करने में, उनको उनकी पोस्टिंग पर भेजने से पहले। ये इनका सवाल है, और पूछने वाले हैं ये MR मधुसूदन, और ये लिख रहे हैं तेलंगाना से, बहुत दूर से मैसेज आया है जी। मैं बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया और रेलेवेंट प्रश्न है। आप अपने सबऑर्डिनेट को, वो आपका खून का रिश्तेदार नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, सगा भाई नहीं है, वो आपका कॉमरेड है, साथी है, बिल्कुल, उसको आप भेज रहे हैं आगे किसी सिचुएशन का सामना करने के लिए। जी सर। जब तक वो
वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होगा, वेल अप्राइज्ड नहीं होगा, वो वहां जाके कुछ ऐसी गलतियां कर देगा जो काफी एम्बरेसिंग हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए अपने सबऑर्डिनेट को, अपने जवानों को किसी भी मिशन पर, किसी भी जगह पर भेजने के पहले अव्वल तो लीड बाय फ्रंट करो, लीड फ्रॉम फ्रंट आप खुद जाओ जी। अगर किसी वजह से आप नहीं जा रहे हो, आपका कोई सबऑर्डिनेट लीड कर रहा है, तो उनको पूरी सिचुएशन बता के भेजो, कंप्लीट सिचुएशन, ताकि वो उसके मन में एक फोटो बन जाए कि मैं जा रहा हूं वहां, मुझे ये सिचुएशन मिलने वाली है। सही बात। तो मैं पर्सनली, मेरे आपने जैसा बताया कि हाईली डेकोरेटेड अफसर हैं और मुझे 2 गैलेंट्री मेडल मिला। जी सर। 2 गैलेंट्री मेडल मिलना इतना आसान बहुत नहीं, मुश्किल है सर। बहुत जी, मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको बहुत ही, तो मैं अपने जवानों को अच्छे से ब्रीफ करता था। मैं अपने अंदर कोई ऐसी चीज नहीं रखता था जो मेरे जवानों को नहीं पता है। सारी सिचुएशन जवानों को पता है। चलने से पहले ब्रीफिंग होगी, ब्रीफिंग के बाद में मैं उनसे पूछता था, घर के लिए चिट्ठी लिख के रख लिया है ना? हाँ। ये सबसे मुश्किल सवाल है सर, कि पता नहीं वापस आना हो ना आना हो। सही बात। मैं दूसरा सवाल करता था, शत्रु कहाँ है? तो जवान जवाब देते थे, चारों तरफ सर। जी। मगर बिल्कुल, अब चलो आप मेरे पीछे मूव, आ जाओ, चलो जहां आप वहां मैं, सिचुएशन दोनों एक साथ देखेंगे, टैकल करेंगे। तो इनका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि जब तक जवान वेल इन्फॉर्म्ड, वेल अप्राइज्ड नहीं होगा, तब तक वो वांछित नतीजे नहीं दे पाएगा। जी। और एक बार जवान को आप ठीक से मोटिवेट कर दो, अप्राइज कर दो, इन्फॉर्म कर दो, तो फिर आपको वो ऐसे ऐसे रिजल्ट ले आके देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी। एवरी जवान वर्क्स एज ए कमांडर। बिल्कुल सही। वो फिर कमांडर की तरह काम करता है। जी सर। हाँ। और यही एक अच्छे लीडर की खूबियां भी हैं, सबसे अच्छी खूबी कि वो है कि सब अपने भीतर, अपने अंडर काम करने वाले सभी लोगों को एक एक लीडर की तौर पर जिम्मेदारियां दे, कि उनको जब जिस सिचुएशन में आए वो लीड कर सके। इससे रिलेटेड 2 बातें हैं। जी। एक बड़ा प्रोवर्ब है, फौजी लोग इस्तेमाल करते हैं, फोर्सेज मूव ऑन देयर बेली। जी। फोर्सेज मूव ऑन देयर बेली। एक तो जवान भरा हुआ हो, भोजन पानी, उसका वेलफेयर से उसको भर के रख, तो वो ऑब्लाइज महसूस करेगा और फिर आपसे ऐसे जो भी मांगोगे वो आपको करके देगा। जी। मेरे जवानों ने मुझे ऐसी ऐसी चीजें करके दी कि जिसका मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरी कंपनी के पास में इतनी गैलेंट्री मेडल है जो एक रिकॉर्ड है उन जवानों के लिए। जी। और मेरे पास जो सबसे बड़ी मेरी पर्सनल थाती है, जो संपत्ति है, जी। वो एक जवान की चिट्ठी है, जवान राजवीर सिंह, जिसने मुझे लिखा कि सर मजा आ गया। सर ये एक सेंटेंस अपने आप में कितना पूरा है। हाँ, मजा आ गया, आपके साथ काम करने का मजा आ गया। क्या बात। तब आपको लगा कि मैंने जितना, वो चिट्ठी मेरी सबसे बड़ी थाती है जो मेरे बच्चों को देख जाऊंगा कि भाई ये मेरी कमाई है। हाँ, अपने जवान को अपना भाई मानो, एकदम सगा भाई मानो, और देखो फिर कैसे रिजल्ट आता है। बिल्कुल सही। लिसनर्स को मैं बता दूं सर, बताते बताते भावुक हो गए हैं। इस समय मैं आंखों में इनकी नमी देख पा रही हूँ। मुझे पुरानी बातें इनके आंखों के आगे बिल्कुल एक तरफ से आ ही गई हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करना। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और देश के जवानों के पास इतना कुछ है ना हम तक पहुंचाने के लिए, जो कि ये अपने जब ड्यूटी पर होते हैं तब नहीं बता पाते, क्योंकि इतने इनके शेड्यूल्स बिल्कुल अलग होते हैं हमसे कि नहीं उतनी बातें आ पाती। लेकिन जब जब मौका मिले इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से या फिर किसी आयोजन में अगर आपको पता चले कि हमारी सेना से कोई आ रहे हैं, तो जरूर वहां जाइए और उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनसे सीखिए, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती आई हूँ कि जो वो सिखाएंगे ना वो हम आम जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सोनू भट्ट, और हमारे साथ जो हैं इस समय मेहमान, उनको उनके दोस्त SB के नाम से बुलाते हैं। और यहाँ पर एक किस्सा जो सामने आया है वो मिस्टर अनिल कुमार, जो कि सेकंड इन कमांड है 162 बटालियन BSF में। उन्होंने एक दिन इन्हें कॉल किया जब वो यूनिट का अचीवमेंट बोर्ड देख रहे थे। तो बताइए फिर उन्होंने फोन उठाते ही आपको कहा क्या? हम दोनों पहले एक साथ काम कर चुके हैं, बहुत अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती है जी। उम्र में फर्क जरूर है, बट हम दोनों बहुत ही अच्छे क्लोज हैं जी। तो एंड ही इज वेरी नाइस जेंटलमैन अफसर। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस वक्त वहां बैठा हूं जहां जिन जवानों को तुमने कमांड किया था और यूनिट का अचीवमेंट बोर्ड है, इनसे मैंने सुना वो सारी किस्से जो उस वक्त आप लोगों ने डोडा में किए थे, भाई कमाल हो गया।
आपको देख के तो ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह का, लेकिन ये जवान लोग जो बोलते हैं बहुत मजा आया। मगर जी सर, जो भी अनुभव था मेरा, मैं इंटेलिजेंस में काफी दिन काम किया था, जो भी अनुभव रहा था उसका हमने बखूबी इस्तेमाल किया वहाँ, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए वहाँ। जी बिल्कुल। और वो यूनिट का जो अचीवमेंट बोर्ड था उसमें आप ही का नाम ज्यादातर छाया हुआ था। जी जी, वो ऐसा बता रहे थे। वो जब अचीवमेंट बोर्ड पर तेरा नाम लिखा है, आपको याद करते हैं। क्या बात है, कुछ दोस्त ना ऐसे और ये परमानेंट चीज होती है, उसमें आपके अचीवमेंट्स को देख के बहुत खुश। सुनो जी, ये परमानेंट चीज होती है, हम नहीं होंगे बट वो बोर्ड कभी नहीं, बोर्ड हमेशा रहेगा, कभी नहीं खत्म। क्या बात है, लोग देख के उससे प्रेरित होते रहे। जी, तो इनकी लेगेसी को कहता वो यूनिट का अचीवमेंट बोर्ड हमेशा वहां पर रहेगा, और इसी तरह से रहेंगी इनके साथ ये सब यादें भी जो जुड़ी हुई हैं। और थोड़ा सा पीछे जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपने बताया था हमें, जब आपकी नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग हुई तो उसका एक एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो क्या कुछ रहा, और फिर नॉर्थ ईस्ट के उस एक्सपीरियंस के बाद बताइएगा कि जब जम्मू गए तो वहां पर आपने कितने साल बिताए और कैसा लगा। मैम, नॉर्थ ईस्ट में आसाम भी आता है, तो आसाम में था मैं, प्लेन जगह थी, वहाँ दोनों तरफ के लोग एक कल्चर के हैं, एक भाषा है सब। अब उनका पता नहीं कुछ तो हुआ था, क्योंकि वो रिवराइन बॉर्डर है, उधर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो तारबंदी वगैरह पॉसिबल है नहीं, वो उससे कटाव हो जाता है, इरोजन से किनारे कट जाते हैं, वो पूरे डेमोग्राफी और ज्योग्राफी सब बदलती रहती है। उसमें कुछ हुआ अंदरूनी, उनका कुछ आपस में लेन देन का भगवान जाने का कुछ हुआ। एक प्रोफेसर साहब थे, उनकी पत्नी को उठा ले गए बांग्लादेश, और जब उठा ले गए और वहाँ कस्बा है, बाजार है, बड़ा हंगामा हुआ, इलाका मेरा था, मैं सुन के बड़ा स्तब्ध रह गया। ये तो बहुत बड़ी भारी बेइज्जती की बात हो गई कि हमारे किसी महिला को यहाँ से उठा के लेके चले गए। मैं जिनका नाम बता रहा था अभी, मिस्टर अनिल और मैं, हम दोनों इकट्ठे थे, उन दिनों की बात बता रहा हूँ, अभी सुन रहे होंगे शायद जी। हम दोनों ने, अच्छा हमारा एक सिस्टम है, हम अपने काउंटर पार्ट कंट्री के, जो भी हमारा काउंटर पार्ट फोर्सेज होती है, उन दिनों बांग्लादेश राइफल्स थी, अब तो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश नाम हो गया उसका, तो बांग्लादेश राइफल्स को हमने फ्लैग दिखाया व्हाइट, और वो फ्लैग देखकर आ गए। हमने फ्लैग मीटिंग की, और इतनी लंबी फ्लैग मीटिंग की, इतना उनको परेशान किया, इतना प्रेशराइज किया कि उस महिला को लेकर के वो आ गए सबके सामने, वहां गांव प्रधान वगैरह सब सिविलियन थे, सबके सामने पूछा, महिलाओं को भेजा, इनको ले जाओ, अकेले में अलग ले जाओ, पूछो कि इनके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं हुई है। तो उन्होंने बताया नहीं, मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई है। उसके बाद वो प्रोफेसर साहब को लाया गया, उनको तो लिखवा करके रिसीट और उनको हैंड ओवर कर दिया गया। उसके बाद से वहां के वासियों ने, इलाके के वासियों ने कहा कि सर ये तो एक ऐसा असंभव काम था, ये नहीं होना था, ये कभी नहीं वापस आनी थी। जो देश से बाहर चला गया, जबरदस्ती ले गए, उसको भी आपने ब्रॉड लाइट में मीटिंग के माध्यम से बुला लिया, बड़ी बात है। तो वो संतुष्टि जो मिली, जो हमें उस चीज की सेटिस्फेक्शन मिली जी, उसकी क्या कीमत लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, उस संतुष्टि अपने परिवार से महिला जुड़ गई और सही आ गई। जी जी, उसकी कोई कीमत नहीं। फिर आप जम्मू आए, वहां से उसके बाद हमारी पोस्टिंग जम्मू हो गई। जम्मू में आए, जम्मू में जैसा कि आपको मैंने बताया कि वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर आ गए। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत थी टेलीफोन की। जी। तो आप लिटरली समझिए कि बच्चों से बात करने के लिए मुझे अपनी जो हमारी पोस्ट थी, कमांड पोस्ट, उससे 6 किलोमीटर पीछे चल के आना पड़ता था एक फोन कॉल के लिए। जी हाँ, माता जी का मंदिर था, वो भी उस माता जी के मंदिर के पास भी कटाव है एक जगह, वहां भी एक अजीब सा खोदा हुआ था अंदर थोड़ा बैठने की जगह, उसी में जाने पर ही वो फोन घर से मिलता था। अब आप फोन करने आए हो, जिससे बात करने चाहते हो वो घर पे है ही नहीं है। ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी बात मैं यहाँ बताने जा रही हूँ, जो 6 सेकंड में फोन मिलाते हैं, और उनको बताइए 6 किलोमीटर दूर जाकर फोन मिलाना, और फिर उस इंसान का घर पे नहीं होना। लेकिन उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि 6 किलोमीटर चल के जाना, 6 किलोमीटर चल के आना, 12 किलोमीटर वॉकिंग हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। ये भी एक, हर चीज में पॉजिटिव रिस्पांस ढूंढ लेते हैं हमारे सोल्जर्स। देखिए कितने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। अच्छा सर, आप, समय क्योंकि कम है लेकिन बातें बहुत ज्यादा हैं, आप मुझे यूएन मिशन के बारे में बताइए कुछ संक्षेप में, जो आप बताना चाहते हैं, क्योंकि आप उसमें भी गए थे, पीस मिशन जो होता है यूएन के। ये इंटरनेशनल पुलिस टास्क फोर्स थी। जी जी, ये साल था 1998। तो जो अचीवमेंट वहाँ जम्मू कश्मीर में हुई थी, उसी आधार पर मेरे डायरेक्टर जनरल साहब ने मेरा सिलेक्शन कर दिया उसमें जाने के लिए।
यूनाइटेड नेशन मिशन पर बोस्निया हर्जेगोविना सेंट्रल यूरोप में, और वहाँ मैं रहा 1 साल। और उसमें हमारे पुलिस, बेसिकली पुलिस का काम था, वहाँ की पुलिस को डेमोक्रेटाइज करना था, क्योंकि वो वहाँ विखंडन हो गया था उस देश का, तो अलग देश एक बोस्निया हर्जेगोविना था, वहाँ सिविल वार हो गया था। तो उसको ठीक करने के लिए गए, वहां पर रहे हम, और वहां दुनिया के तमाम देशों के लोग आए हुए थे, सभी के, उनको हम लोग मॉनिटर कहलाते थे। तो मेरे को बेसिकली ह्यूमन राइट का काम दिया गया था, ह्यूमन राइट एस्पेक्ट देखने का, एक सेक्टर का, बहुत बड़ा इलाका था, और बहुत अच्छा रहा। वहां जाने के बाद एक्सपोजर और बढ़िया हो गया, और भी अच्छे दोस्त बन गए विदेशों के। अब तो देश विदेश, देश ही नहीं विदेश में भी दोस्ती, अमेरिकन लोगों से अच्छी दोस्ती हो गई शायद इस तरह की। उसमें से एक इंडिया में आए भी थे, दिल्ली में आए थे, तो उनसे मिलने में गया था। जी जी जी। तो मित्र देशों के साथ जितने भी हमारे अभियान होते हैं, इनका उद्देश्य भी यही होता है कि एक अच्छा दोस्ताना जो माहौल है वो तैयार किया जा सके देशों के बीच में। अच्छा सर, अब क्योंकि मैं जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ, समय जो होता है ना, समय को थोड़ा समय दे, आपने कहा था, लेकिन समय हमें समय दे नहीं रहा है लेकिन वो बात नहीं भूलेंगे जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जीवन का एक अहम हिस्सा है आपका परिवार। और आप अपने परिवार के बारे में बताइए, क्योंकि कैसे परिवार ने आप उस फ्रंट पे थे, हमारी सीमा पर, बॉर्डर पर, कैसे आपके परिवार ने इस फ्रंट पे आपका साथ दिया, कितना सपोर्ट आपको मिला? बहुत ज्यादा। और मैं तो आज बच्चे जो हैं जिस जगह पर भी हैं, उनका सारा का सारा क्रेडिट जो है मेरी धर्मपत्नी को है। जी बिल्कुल। मेरे पीछे से उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला, खुद जाना पीटीएम में, केंद्रीय विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ाई की, उसके बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में बेटी गई पढ़ने, उसके बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, दूसरी बेटी ने जो है गार्गी से पढ़ाई की, फिर उसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB किया, LLM किया। बच्चों ने सबने अच्छी पढ़ाई की। थोड़ा एडवांटेज जरूर मिल गया कि गैलेंट्री मेडल मिलने जिनको मिलता है, उनके बच्चों का रिजर्वेशन होता है, तो उससे भी बच्चों को थोड़ा सहारा मिल गया, और बच्चे अपने पांव पर खड़े हो गए। और संयोग की बात देखिए कि जिस यूनाइटेड नेशन में मैंने काम किया, उसी में मेरी बिटिया भी यूनाइटेड नेशन मिशन वुमेन में है इस वक्त, और अच्छे पद पर है, और बढ़िया जिम्मेवारी संभाल रही हैं। ईश्वर करे वो और भी बढ़िया पद संभालें। तो मैं तो अपने सोसाइटी, अपने देश, अपने सरकार और सभी लोगों को, शिक्षकों को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, अपने भाई भाभी को, जो भी हमारे बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ न सिखाया, हर एक से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आपके माध्यम से, इस रेडियो के माध्यम से मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हर जगह से सहयोग मिला, और जिंदगी बहुत अच्छे से चली, बहुत आराम से चली। सिंपलिसिटी कभी छोड़ा नहीं, और ज्यादा के चक्कर में कभी पड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। जो कुछ मिला बहुत है, काफी है, इससे कम नहीं है। क्या बात है सर। और रेडियो की आपने बात की, तो मुझे आपने भी बताया था कि आप रेडियो सुनना पसंद करते हैं, और बहुत लंबे अरसे से आप इसके साथ जुड़े हुए हैं। जी, जब रिटायर हुआ तो समय पास करने के लिए और फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखने के लिए मैं एक कंपनी ज्वाइन कर लिया, तो अपनी खुद गाड़ी चला के जाता था और आता था। और मुझे आपका जो FM गोल्ड है इतना पसंद था कि वो फिक्स था कि गाड़ी स्टार्ट होते ही वही गाना, वही प्रोग्राम चलेगा। और गानों के अलावा, मनोरंजन के अलावा, शिक्षाप्रद प्रोग्राम भी आपके बहुत अच्छे होते हैं, मेडिकल पर अच्छे होते हैं। आपका वो जो हमारा रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे, जो रेनबो पर आता है, जिसको आप कह रहे थे कि हर दिन एक नए विषय के साथ बहुत भी शिक्षाप्रद, और बहुत ही, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब वो 1.5 घंटे का समय मेरा निकल गया, मैं घर आ गया। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि घर आके गाड़ी में बैठा हूँ, वो प्रोग्राम छोड़ के गाड़ी छोड़ने का मन नहीं करता था। वो 2 मिनट 3 मिनट का सुन के फिर चलूंगा। पत्नी आ जाती थी, क्या बात है गाड़ी में कैसे बैठे हो? FM रेडियो सुन रहा हूं। अब तो सर हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन है जो हम आपको इंस्टॉल करके देंगे, फिर आप हमसे मोबाइल के थ्रू भी जुड़े रह सकते हैं। अच्छा सर, समय ये कह रहा है कि आप हमारे युवाओं को और हमसे जुड़े जो जितने भी लिसनर्स हैं, उन्हें जो संदेश देना चाहें वो पहुंचाइए, ताकि युवा प्रेरित हों और देश की सेवा के लिए आगे आए, चाहे वो किसी भी रूप में आए, वो सेना में जुड़ना चाहे या फिर वो दूसरे किसी कार्य क्षेत्र में जाके जुड़ना चाहे, लेकिन अपने देश के लिए कुछ करें। सेना टोटल साइंटिफिक चीज है। बिल्कुल सही। इतना साइंटिफिक कैलकुलेशन हमारे ट्रेनिंग में किया जाता है कि आप समय नहीं है इसलिए उतना बता नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, किस कदर रोबस्टनेस आ जाती है। और आपके ऑपरेशन में जाने के लिए आप हर चीज काउंट करते हो, कैलकुलेट करते हो, हर चीज का ध्यान रखते हो। चांद कब डाउन हो जाएगा, अंधेरा कितना हो जाएगा, ये पहाड़ी इलाका है, इसमें कितना कदम हम 1 घंटे में चल सकते हैं, वहां से जब पहुंचेंगे वहां पर हमें फायरिंग कब मिल जाएगी,
जाएगी सपोर्ट फायरिंग। मेरे कहने का मतलब यह है कि माइंड का ऑप्टिमम इस्तेमाल सेना में होता है और सिक्योरिटी फोर्सेज में होता है। इसलिए मैं तो अपने नौजवानों को कहूंगा, ठीक है कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या दूसरे वर्ल्ड और भी बहुत सारे हैं जाने के लिए, आपके स्काई इज लिमिट, बट सेना के लिए कभी मत ये सोचिए कि वहां किस लिए जाना है और वहां दिमाग का क्या काम है। नहीं, बहुत काम है। आप वहां कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो जिसके मुरीद पूरा देश हो जाएगा, लोग हो जाएंगे। क्या बात है सर। और जरूर सर की बातों को सुनिए, समझिए और आगे आइए और देश के लिए जरूर कुछ ना कुछ कीजिए। सर, आप हमारे शो में आए, इतनी सारी बातें आपने बताई और अपने अनुभव हमसे साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। और हमारे सभी सुनने वालों को बता दूं मैं कि हमारे साथ जुड़े श्री श्याम बिहारी सिंह, आप फॉर्मर डिप्टी कमांडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहे और इन्होंने काफी कुछ बताया हमें। आप हमसे जुड़े सभी, मुझसे सर से लिसनर के तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी प्रभा कुमार। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।